डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चुनाव वाकई इतना फ्री एंड फेयर हुआ, कि महिला किसके साथ जाकर खड़ी हो गई, फ्रीबीज चला कि नहीं चला, पोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे फैक्टर्स वो हैं जब हम ये देख पा रहे होंगे कि भाई ये चुनाव कितनी सम परिस्थितियों में। सुकेश कह रहे हैं ये चुनाव वैसा है ही नहीं। अब सुकेश, ये जितने भी एग्जिट पोल के आंकड़े जिन पर हम डिस्कस कर रहे हैं, बीजेपी आ रही है या बीजेपी आ रही है या तृणमूल कांग्रेस आ रही है, इसमें वो 90 लाख वोटर्स कितना बड़ा फैक्टर हो जाते हैं। 100 में से 12 वोटर कटे, किसके कटे किसी को नहीं पता। शुरुआत में हुआ था कि मुसलमान वोटर कट गए तो ममता बनर्जी को नुकसान होता हुआ दिखेगा, बाद में फिर उसमें मतुआ भी शामिल हो गए और ममता बनर्जी खुद कहती दिखाई दी कि हिंदू ये इसमें सबके वोट कटे इंक्लूडिंग मतुआ, तो ये और ज्यादा फिर क्लिष्ट हो जाती है ना। ये बंगाल की राजनीति को बहुत आसानी से आप समझ जाए और आज की राजनीति को और मुश्किल काम है, लेकिन जो समझ में आता है आमी एटीटी को बुझी क्या बोलते हैं इतना, हम तो इतना समझते हैं। अब गौतम दा की तरह अगर बात करूं, आमी एटीटी को बुझी कि कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि जो वोट ममता बनर्जी के साथ है, और मैं फिर से दोहराता हूं, मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी, जो उनका एक मूल मंत्र रहा है तृणमूल कांग्रेस का, उसमें से और उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या में उसकी लाभार्थी है महिलाएं, जिनको सीधा सीधा पैसा ट्रांसफर होता है और उनकी बहुत बड़ी ग्रीवांस नहीं हो सकती है जिसके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। तो कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि ममता बनर्जी को संख्या के मामले में बीट कर पाना मुश्किल होगा। और ये जो बीजेपी का फोरे है, ये बीजेपी का जो रथ वहां तक पहुंच गया है, जो आप कह रही थी कि भाई 3 से 77 हो सकता है और 77 से 161 क्यों नहीं हो सकता। देखिए 3 से 77 होने के पीछे के गणित को भी समझना जरूरी है। कांग्रेस साफ हो गई, लेफ्ट साफ हो गई, तो जो एंटी तृणमूल वोट था, जो कांग्रेस का अपना वोट था, वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, तो वो 3 से 77 पहुंच गए। लेकिन बीजेपी का एक बेस वोट है और उसमें तृणमूल कांग्रेस का एंटी वोट सारा जुट गया, और वो इतनी बेनिफिशियरी होने के बावजूद एक सेट पैटर्न कहता है कि इतना वोट तो ममता बनर्जी का है ही, 27% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के है ही, और चुनाव चाहे कितना भी पोलराइज हो जाए, उस जमाने में जबकि सबसे ज्यादा पोलराइज होना था, जिस समय राम मंदिर का ढांचा, मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया, उस वक्त भी मेजॉरिटी की सरकार बीजेपी की नहीं बन पाई थी। तो कभी इतना पोलराइजेशन नहीं होता है कि 100% हिंदू आपके पक्ष में वोट कर दे। वो 60% हो सकता है, वो 70% हो सकता है। तो क्या इस लेवल पे पोलराइज हो गया, इस लेवल पे ममता बनर्जी का वोट कट के बीजेपी में चला गया? अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी है तो वो एविडेंट सड़कों पे दिखनी चाहिए कि ममता बनर्जी को लोग नहीं चाहते। क्या ऐसा दिखा? हमारे सहयोगियों का ऐसा नहीं दिखा है, जैसा इस एग्जिट पोल जो अलग अलग एजेंसीज ने किए हैं उनको दिख रहा है, जो 200 प्लस भी बीजेपी को कह रहे हैं। जो प्राइवेटली आप बात करेंगे बीजेपी के नेताओं से, वो ये समझते हैं कि उनके लिए घुसपैठ मतलब पोलराइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा था। वो अपने आंकड़े को 160 के आसपास देखते हैं कि हमें 160 के आसपास कहीं रहना चाहिए। मैं फिर से कह दूं, बीजेपी ये मानकर चलती है प्राइवेट टॉक्स में कि 210 से 215 सीटें वो लड़ते हैं, बाकी सीटों पे उनकी पहुंच नहीं है। वहां लड़ाई लेफ्ट और दादा मुझे ठीक करेंगे, वहां लड़ाई जो है करीब 70-80 सीटों में कांग्रेस और टीएमसी की है, कांग्रेस और लेफ्ट की है, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट की है। बीजेपी वहां पे प्रोमिनेंट पार्टी नहीं। अच्छा, तो क्या 210 में 148 क्या ये स्ट्राइक रेट है? तो ये जो जमीन पे गुस्सा है वो दिखना चाहिए, जो बहुत सारे लोगों को नहीं दिखा है। फिर मुझे बिहार याद आता है कि भाई 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी और वो प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील हो गई। खैर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये राष्ट्रीय जो राजनीति है इस पर भी लाना चाहती हूँ। अगर ममता बनर्जी चौथी दफा रिटेन करती हुई अपने आप को दिखाई दे रही है, जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए, शरद पवार नहीं कर पाए, बीजेपी से वो जो फाइट थी वो भरभरा कर गिर गई सारी पार्टियां। इधर बिहार में तेजस्वी यादव का यही हाल हुआ, कांग्रेस का यही हाल हुआ, हरियाणा में कांग्रेस का यही हुआ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का यही हुआ। तो वो जो इंडिया ब्लॉक है उसमें ममता बनर्जी शाइनिंग स्टार के तौर पर रजिस्टर होती दिखती है ना, अगर ये चौथी दफा ममता बनर्जी बचा ले गई पश्चिम बंगाल।
इस अगर के साथ जाइए। हाँ। और इस अगर में बहुत खतरा है कि लोग कहेंगे कि 10 में से 8 पोल दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी हार रही हैं और आप डिस्कस ये कर रही हैं कि ममता बनर्जी क्या इंडिया की नेता हो गई। तो इस अगर के राइडर के साथ बता रहा हूं नहीं, कि ममता सारे बनर्जी factors, हाँ, ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर है। ममता बनर्जी अगर चौथी बार जीत कर आती है तो जाहिर तौर पे राष्ट्रीय राजनीति पे उनकी पहचान और मजबूत होगी। और जिस इंडिया ब्लॉक की आप बात कर रही हैं, जिस इंडिया नाम देने में ममता बनर्जी का भी योगदान है और उस इंडिया के टूट जाने में भी ममता बनर्जी का अच्छा खासा योगदान है, क्योंकि नीतीश कुमार उनकी वजह से ही बाहर हो गए। तो ऐसे में एक स्वीकार्य नेता के तौर पे ममता बनर्जी वहां आएंगी। वो आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक तो है नहीं, वो लेफ्ट अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग है बंगाल में और तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ रही है, लेकिन मतलब जितने सेंटर भी में अगर एक साथ एक ऑपोजिशन की फोर्स बनेगी तो उसमें ममता बनर्जी एक प्लेयर हो सकती है। वो और क्योंकि वो एक राइडर इसमें और लगा देता हूं। ममता बनर्जी का जो बंगाल है वो 42 सीटों का बंगाल है। 42 सीटों वाली किसी पार्टी की नेता वो प्रधानमंत्री के तौर पे एक्सेप्ट हो जाए इतने आराम से, ये इतना बड़ा स्वीकार्य नहीं, मैं इसके मुख्तलिफ बात कह रही हूँ। मैं वो फिर मुश्किल हो जाता है। मैं इसके बिल्कुल अलग बात कह रही हूँ। अगर प्रधानमंत्री पद तक भी नहीं, पर तेजस्वी यादव दिखते हैं, राहुल गांधी दिखते हैं, अरविंद केजरीवाल दिखते हैं और उधर उद्धव ठाकरे दिखते हैं, शरद पवार दिखते हैं, जितने भी नेता विपक्ष के, फिर तो एमके स्टालिन के पास भी 39 सीटें तमिलनाडु की, पर कुल मिलाकर अगर बचा ले गई सत्ता तो ये शाइनिंग स्टार के तौर पर एक नेता दिखेगा ना। अरे बिल्कुल, इसमें कोई डाउट है। कोई नेता अगर चौथी बार सत्ता में आता है और इस धमक के साथ आता है और जिस बैकग्राउंड में आता है, जिस विषम परिस्थितियों को झेलते हुए ममता बनर्जी वहां सत्ता में अगर लौट पाती है तो वो एक बड़ी नेता के तौर पे तो है ही, वो एक बड़ी नेता के तौर पे केंद्र में अपने आप को स्थापित करेगी। उससे बड़ी नेता, जितनी बड़ी है।